तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं एनटीए के पीवाईक्यूज यानी नीट के पीवाईक्यूज 2019 से 2025 तक। ये देखिए यहां पर, और ये चैप्टर रहने वाला है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये जीरो टाइम वेस्ट सीरीज है, यानी इसके अंदर मैं केवल आपको शुद्ध पढ़ाऊंगा, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होगी। 2019 से 2025 तक जो रेगुलर नीट में क्वेश्चंस आए हैं या उसके अलावा रीनीट कराया गया है या कहीं मणिपुर उड़ीसा कहीं भी क्वेश्चन आए हैं, उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो टोटल 11 क्वेश्चंस हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। चलिए इसको लगाना शुरू करेंगे, और ऐसे वीडियो आपको डेली 6 PM पर मैं देने की कोशिश करता रहूंगा। जिस बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए सेशन का, कई बार बच्चे चाहते हैं, तो आपको बस करना क्या है कि अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर नीट फिजिक्स फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जो भी पीडीएफ है सब अनलॉक है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड करके अपनी पीडीएफ ले लेनी है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगती है तो। और शुरू करते हैं टॉपिक 1 बार मैग्नेट। और ये पहला क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज मैग्नेटिक मोमेंट एम। ये देखिए एक लेंथ था ऐसे, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो था m, ठीक है, और इसकी लेंथ l थी, और ये नॉर्थ साउथ रहा होगा। ये ठीक है, ये इस तरीके से पोल आयरन बार ऑफ लेंथ एल मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक रॉड होगी आयरन, वरना मैग्नेटिक मोमेंट काहे आएगा। इट इज बेंड एट ए मिडिल। अब ये मिडिल से आपने इसको बेंड कर दिया, तो टू आर्म्स जो हैं वो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति हो गई है, ये देखिए मैं रफ फिगर खींच रहा हूं, ये 60 डिग्री यानी बेंड कर दिया है एल को, तो ये हिस्सा l/2 बचेगा, ये हिस्सा l/2 बचेगा। तो ये हिस्सा आ गया l/2 और ये हिस्सा आ गया l/2। इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये देखिए नॉर्थ वाला हिस्सा इधर ले लेते हैं, कहीं ले लो, और साउथ वाला, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट तभी रहता है जब मैग्नेटिक पोल हो। ये कहानी आ गई। मैग्नेटिक मोमेंट जो आप निकालते हो, तो आप ये जानते हो कि जो पोल स्ट्रेंथ एम, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू इसके बीच की लेंथ। ये कहानी एप्लीकेबल थी इसके लिए। अब इसके लिए क्या है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो एल इफेक्टिव लेंथ होगी। तो मैं इसे डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, और हमको ये एल डैश पता करनी है। अब देखिए क्या ये 60 डिग्री है और ये दोनों सेम लेंथ है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अगर एंगल बराबर हो जाएंगे तो 60-60 ये भी हो जाएंगे, क्योंकि 60 के बाद तो 120 बचेगा। 120 को अगर बराबर हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 60-60 आएगा। तो ये भी 60 और ये भी 60। इससे क्या चीज हो गई, ये ट्रायंगल पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। उस समय एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, l/2 के बराबर, क्योंकि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल तो l/2 के बराबर। तो अब जो नया m डैश है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो ये निकालने को बोल रहे हैं कि नया वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, उसकी पोल स्ट्रेंथ तो उतनी ही रही जितने पहले थी, पोल में तो कोई डिस्टर्बेंस किया नहीं गया है। इफेक्टिव लेंथ यानी अब लिख सकते हैं m, और इसकी जगह लिख दो l/2, तो ये आ जाएगी वैल्यू ml/2, और ml की वैल्यू यहां से ले लीजिए कैपिटल M, तो ये रही कैपिटल M/2। ये आपका देखिए यहां पे आंसर आ गया बिल्कुल आसानी से, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो इस तरीके से आप ये सवाल लगा सकते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूं ये समझ पाए होंगे। जीरो टाइम वेस्ट। तो अगला क्वेश्चन फटाक से हम लोग लेते हैं। तो ये रहा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये 2 बार या 3 बार आया हुआ है, तो यहां पे एक सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मैं वो फॉर्मूला ही लिख देता हूं। अगर मैं टाइम फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लिखूं, तो आप लिखते हो 1/2 पाई अंडर रूट MB/I, और अगर टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखोगे तो उसको पलट देना, 2 पाई ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा I/MB। ये फॉर्मूला होता है अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट को आप ऑक्सीलेट कराते हो, यानी कि उसका टाइम पीरियड वगैरह निकालना हो, फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे निकालते हैं। अब पढ़ते हैं। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बी की वैल्यू दे रखी है यहां पर, है ना, ये जो है, a magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds as shown। 20 ऑक्सीलेशन 5 सेकंड में ये कर रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कलर बदल लेते हैं, लगे हाथ यही निकाल मारते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है 20 ऑक्सीलेशन 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन, विच इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। एफ आ गया। और बी हमको दे ही रखा था, बी मैं लिखा नहीं हूं, चाहो तो आप लिख के समझाने के लिए, वरना सीधे इस्तेमाल कर लेंगे। इन 5 सेकंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द निडल इज आई, हमको दे रखा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द निडल इज दिस वन, और m की वैल्यू बताइए, m इस फॉर्म में है, तो x बताइए कितना होगा। है वही सवाल, थोड़ा घुमा के बात लिख दी है। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर लेंगे, ये मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, दोबारा लिखने से बचेंगे हम लोग। f की वैल्यू हो गई 4, चलिए पुट्टी कर देते हैं, और यहां पर हो गई 1/2 पाई, इसमें कोई चेंज आप करने की भी जरूरत नहीं है। m की बात करें तो m को x इंटू 10⁻⁻5, और नीचे आ गया, अभी b भी है ऊपर, तो b को मल्टीप्लाई, b कितना था 0.049, बराबर है ना। और नीचे आ गया ये i कितना है 9.8 इंटू 10⁻, ये -6 है जहां तक, ये वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे ना, x निकालना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तब तो ये हटे वटेगा ले देके। अब स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 4 पाई स्क्वायर, और ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 9.8 इंटू 10⁻⁻6, और स्क्वायर कर दियो तो ये पूरी वैल्यू 10⁻⁵ इंटू 0.049 नीचे, और यहां वैल्यू रही x। सिंपल हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, तो 4 चौक 16 और 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट के अंदर वाला तो सिंपली आ जाएगा। कलर बदल लेते हैं जिससे कि दिमाग चालू रहे अपना। अब यहां पे देखिए, ये अगर मैं ये डेसिमल हटाइए तो ये डबल बार जा रहा है, तो यहाँ पे एक किसी को एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए डेसिमल मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा था, तो ये देखिए डेसिमल हटा, यहां हटा दें तो 10⁻³ आ जाएगा, और ये 10⁻8 हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं अगर करना, मैं लिख देता हूं सिंपल करके, आपको झटका ना लगे। 16 इंटू 4 पाई स्क्वायर, अब इसको मैं 98 लिख ले रहा हूं, और ये पॉइंट हटाया है तो 10⁻7 कर देंगे। यहां ये पॉइंट हटाया है तो 3 और बढ़ा दीजिए, ये -8 इंटू 49, ये बराबर x था। अब 49 2 जा 98, इसीलिए दे रखा था कि आसानी से कट जाए। अब यहां देखिए, ये 4 2 8 आ जाएगा, 8 इंटू 16, तो 160 में 32 घटा दीजिए, 128 आ गया। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 128 आया, और साथ में पाई स्क्वायर है साथ में, और -7 में ये 2 हो चुका है, ये ऊपर गया तो 10 बचा, मेरे ख्याल से 10 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और ये x की वैल्यू हो गई। यानी आप कर सकते हैं 1280 पाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ रहा है। देखिए इसीलिए ये वैल्यू दी गई थी इससे कि कट जाए। ये ऑप्शन क्लियर दिख रहा है कि ये ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, तो ये आंसर आपका हो गया बी। इस तरीके से सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बोला कि ये इसमें सवाल कई बार आए हैं, तो ये 2 फॉर्मूला आपके जहन में, दिमाग में रटा होना चाहिए, बस इसी को लगाना पड़ता है, कहीं जाम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये पकड़ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है रीटेस्ट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए। और जैसे मैंने बोला था कि नीट रेगुलर एग्जाम या रीटेस्ट हुआ हो या उड़ीसा मणिपुर कहीं का हो, क्वेश्चन सब पिकअप किया हुआ है। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो होता है 0। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक मोमेंट रखते हो तो इसकी वैल्यू 0 आती है, यही रेफरेंस पॉइंट होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, अगर आपने पढ़ा है। वरना अगर फार्मूले की बात की जाए तो U पोटेंशियल एनर्जी माइनस m.b आप लिखा करते थे, याद करिए। और इसको लिख सकते हो -mb cos थीटा, और यहां थीटा कितना है, थीटा यहां बेटा 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू हो गई -mb cos 90। अब cos 90 तो हर बच्चे को मालूम रहता है कि ये 0 ही होता है, तो ये वैल्यू घूम फिर के अंडा आ गई, तो ये बी आंसर हो गया यहां पर बी। तो ये सवाल, मतलब ये जो मैंने किया है ये जबरदस्ती किया, इसको करने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए कर दिया कि कई बच्चे अगर ये नहीं पढ़े हो तो ये थोड़ा उनको रेफरेंस मिल जाए यहाँ पर।
आइए अगला सवाल करते हैं। अगेन देखिए वैसे ही सवाल जो मैंने बोला था आपको फॉर्मूले वाला, रीटेस्ट में आया हुआ है 2024 में। आइए देखते हैं क्या है सवाल। द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल एज शोन आर रिस्पेक्टिवली। ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट जिसे आप एम से पहचानते हैं, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसे आप आई से पहचानते हैं। बाजू में लिख दिया क्योंकि समय बचाना होता है, तो आप इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे भी पेंसिल पेन से करते हैं। इफ इट कंप्लीट्स 10 ऑक्सीलेशन इन 10 सेकेंड, 10 ऑक्सीलेशन 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड ही अगर पकड़ लें, एक ऑक्सीलेशन में कितना समय लगेगा, तो 10 सेकंड अपॉन 10 ऑक्सीलेशन, तो ये आ गया एक, यानी कि टाइम पीरियड एक सेकंड, यानी कि एक सेकंड में एक ऑक्सीलेशन कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए फॉर्मूला आप याद किए हुए हैं, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB, और हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी B निकालना है। यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं इस बार, फिर वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई I अपॉन MB। बी इधर ले लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर इंटू I अपॉन MT स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर दिखाई पड़ रही है अपने को। अब इसमें वैल्यू पुट करने का समय आ चुका है, तो मैं यहां पर बी लिखता हूं 4 पाई स्क्वायर। ये चलिए इसको अभी हम 4 पाई स्क्वायर रहने देते हैं, हो सकता है बिना सॉल्व किए ही आंसर मैच कर जाए। और आई की वैल्यू कहाँ है, ये है, ये आई था, तो देखिए 10⁻⁻6 अपॉन पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और उसके बाद इनटू, और ये 1/MT स्क्वायर लिखा है, तो m कितना है 1 × 10⁻², और t का मतलब था 1 सेकंड, जो इसका स्क्वायर लिख दिया। उम्मीद करते हैं पकड़ पाए आप। ये पाई स्क्वायर काट मारो, ऊपर आया 4, और 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ बचा रह जाएगा। ये वैल्यू यहां पर आ रही है। तो यहां पर क्या ये टेस्ला में आंसर ऐसे नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए, ये तो बैठ ही नहीं रहा है, ये दोनों तो सीधे ही गलत है। इन मिली टेस्ला देखते हैं, तो मिली टेस्ला को आप लिख सकते हो 0.4 इंटू 10⁻³ टेस्ला, जिसे आप लिख सकते हो 0.4 मिली टेस्ला। ये आंसर आपका देखिए बन गया। और क्या ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर सी मैच किया यहां पर, तो ये ऑप्शन यहां पर सी आ गया। इस तरह से सवाल आप बना सकते हैं, जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये भी पकड़ पाए। मैंने कहा था ना, ये जो फॉर्मूले हैं इसको याद रखना, इसमें कुछ दम नहीं होता है, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जाते हैं तो आपको आने चाहिए अच्छे से। अगला सवाल करते हैं, ये रीटेस्ट में आया हुआ है 2024 में। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयरन बार इज M। एक आयरन बार है, मैं ऐसे ही बना देता हूं, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M है। It is now bent in such a way that it forms an arc section of a circle subtending an angle 60 degree at the center। अब ये इन्होंने कानून क्या किया है, इसी रॉड को, क्या थी ये रॉड थी ना, हाँ, इसको बेंड कर दिया ऐसे सर्किल के एक टुक आर्क के रूप में, और इसका जो सेंटर है उस यहां कहीं सेंटर मान लेते हैं, इस सेंटर पे ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये है कहानी। अब ये आर्क बेंड की हो तो इसकी लेंथ मान लीजिए L थी, तो इसकी लेंथ भी L ही है, अभी बराबर है। और ये आप यहां पे ले लीजिए AB, तो पोल स्ट्रेंथ M मान लेते हैं, तो ये ऊपर वाले को लिख सकते हो M इंटू L। कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको पकड़ेंगे। ये M क्या है, पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ साउथ कुछ भी लिख दो, ऐसे बात समझ में आई होगी। अब इसी को आप यहां पर नॉर्थ मान लीजिए, यहां पे साउथ मान लीजिए, ऐसे। अब ये क्या है कि पूछा है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस आर्क, इस आर्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब देखिए यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या हो गई कि हमें तो नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अगर इसको मैं इसको L' कह दूं, तो हमारा नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट है, पोल स्ट्रेंथ में तो कोई चेंज है नहीं, ये हो जाएगा M', ये इफेक्टिव लेंथ है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, यही हमको निकालनी है। आइए दिमाग दौड़ाते हैं कि कैसे आ सकता है। अब यहां पर आप देखें, ये जो टुकड़ा है ये L के बराबर है, और ये रेडियस कुछ हम R ले लेते हैं, इस रेडियस को R। अब देखिए क्या है कि यहां पर अगर आप ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और याद दिला दूं, कई बच्चे गलत कर देते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये ध्यान रखिएगा, रेडियस लिख दीजिए, ये तभी लगता है जब थीटा रेडियन में होता है। 60 डिग्री मत रख देना, नहीं गलत हो जाएगा। अब 60 डिग्री को इसलिए क्योंकि थीटा में रेडियन में चाहिए, हमें इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, ये तो हमें सीधे ही ओरली याद है, पाई बाई 3 रेडियन। पाई में जो एंगल होते हैं वो रेडियन में नापे जाते हैं, तो पाई 180 और 3 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 रेडियन हो गया। अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसका और देखेंगे कहां पहुंचते हैं। तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 3 और आर की लेंथ थी एल और रेडियस हमने आर पकड़ लिया है। तो यहां से जो आर की वैल्यू है वो आ गई 3l अपॉन पाई, ये आर रेडियस निकाल लिए। अब इंटरेस्टिंग बात क्या देखिए कि ये अगर 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस है, यानी दोनों इक्वल साइड्स है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये 60 हो गए और ये भी 60, क्योंकि 60 तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से मैं यहां पे लिख देता हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो एल डैश है वो आर के बराबर ही हो गया। देखिए आप, अब यहां पे सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को हम पिकअप कर लेते हैं यहां। तो एम डैश लिखा आपने, लिखा एम, और एल डैश की वैल्यू आर के बराबर है, और हमारा किसके बराबर है, 3l अपॉन पाई के। अब ये देखिए ml की वैल्यू पहले दे रखी थी, तो ml की वैल्यू को अगर आप यहां पे पुट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन पाई इंटू ml, यानी 3 अपॉन पाई इंटू m। ये आपका देखिए आंसर आ गया, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अब ये जरा मिलाओ तो किससे, 3m अपॉन पाई ए वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। इस तरीके से यहां देखिए, ये बिल्कुल टफ नहीं है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जब भी डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो, आपकी इफेक्टिव लेंथ दोनों पोल के बीच की ली जाती है। अब उसको कैसे ढूंढा जाए, उसी तरफ सारी चर्चा है। तो उम्मीद करते हैं पकड़ पाए होंगे आसान भाषा में, जीरो टाइम वेस्ट सीरीज के तहत। अब टॉपिक नंबर 2 है मैग्नेटिज्म एंड गॉसेस लॉ। मैंने इसको टॉपिक वाइज डिवाइड किया जिससे आसानी से समझा सकें। ये जो क्वेश्चन है 2023 का है और बहुत सरल है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस, किसी भी क्लोज सरफेस से कितना नेट फ्लक्स पास होता है, इसका आंसर है 0। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म वाला गॉस लॉ है वो बताया गया है B डॉट ds इज इक्वल टू 0, और ये तो फ्लक्स के बराबर होता है। तो कोई भी क्लोज सरफेस आप ले लेंगे, मैग्नेटिज्म वाला जो फ्लक्स इससे नेट रहेगा वो हमेशा 0 होगा। इसका कंक्लूजन भी ये होता है, मतलब इससे हम क्या समझे, ये समझते हैं कि जो मैग्नेट है कभी वो मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब नॉर्थ अलग साउथ अलग, ऐसा कभी नहीं होगा अभी तक की साइंस के हिसाब से। इसीलिए ये नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि अंदर कोई नॉर्थ या साउथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए होंगे तो दोनों होंगे या कोई नहीं होगा। अगर ज्यादा समझाएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, खैर पकड़ पाए मेरी बात ना। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मामला था उसकी इक्वेशन ये हुआ करती थी, E डॉट ds, उसका वैल्यू लिखते थे गॉस लॉ के अनुसार Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को आप फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा करते थे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब इसमें देखिए ये जो Q होता है ये आइसोलेटेड या इंडिपेंडेंट हो सकता है, यानी पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग हो सकता है, इसलिए ये वैल्यू आ जाती है। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, ये मुझे याद आ गया तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। तो यहां पर क्योंकि नॉर्थ और साउथ अलग नहीं हो सकता, इसलिए वैल्यू 0 आती है। उम्मीद करते हैं ये बात या ये पॉइंट आप तक पहुंचा होगा। अगला सवाल देखते हैं। टॉपिक 3 आ जाता है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आइए इस पे सवाल है, फेज 1 में 2020 में क्वेश्चन आया था। लिखा है एन आयरन रॉड ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी 599, मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूबिलिटी साइज से रिप्रेजेंट करते हैं और 599 वैल्यू दे रखी है। सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर। द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, हमें निकालना है म्यू ऑफ द मटेरियल, या म्यू ही लिख के छोड़ देते, हमको ये फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए कुछ एक दो सरल फॉर्मूले आपको बताते हैं। म्यू आर की वैल्यू हम यहां पे पहले लिख दूं,
ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो म्यू आर की वैल्यू होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये जो म्यू लिखा है ये मैं म्यू एम भी लिख सकता हूं, इसका मतलब होता है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मैं लिख नहीं रहा हूं अभी। तो हमको अगर म्यू निकालना है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर पता करना चाहिए। ये म्यू नॉट तुमको पता है, यहां से म्यू आर नहीं पता, इसलिए म्यू आर निकालने चल पड़े। और म्यू आर का रिश्ता होता है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी से 1 प्लस आई एम, यानी 1 में 599 आप जोड़ देंगे तो ये पकड़ में आएगा 600। अब म्यू की बात की जाए जो हमें निकालना था, म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और इसको 600 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 कम, 6 चौक 24, पॉइंट भी लगा दो तो 2.4 पाई, और 3 जीरो कम कर दो यहां पर तो 10 की पावर -4 टेस्ला। ये वैल्यू आ गई। देखिए अब ये किससे मिल रही है, 2.4 पाई 10 की पावर -4। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए सवाल बिल्कुल इजी है, बशर्ते आप दिमाग ठंडा करके उसको पकड़ पाइए। आइए अगला सवाल करते हैं, ये भी समझ गए होंगे आप। ये रहा 2022 का, ये डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन है। लिखा है ये जो डायमेंशन है किसको बिलोंग करती है। अब देखिए इस सवाल में क्या होता है ना कि ये ऐसे सवालों में या तो ऐसे सिंपल टर्म हो जिसका डायमेंशन आपको याद हो तो सीधे टिक मार दो, वरना हर का आपको डायमेंशन निकालना पड़ जाता है। अब जब डायमेंशन निकालेंगे तो वो रूट पकड़िएगा जहां से चीजें आसान हो, है ना। अभी मैं करके दिखाता हूं। जैसे मेरे कहने का मतलब, जैसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात कर रहा है तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी कई फॉर्मूले में आता है, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दो पैरेलल वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स कितना रहता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। ये डी होता है बीच का डिस्टेंस, एल हो गई लेंथ। इससे म्यू नॉट जब फाइंड करोगे तो झट से आ जाएगा, क्योंकि डी का मतलब लेंथ है, एल का मतलब लेंथ है, कट गया। और ये फोर्स का मैकेनिक्स में हमें याद रहते हैं कई टर्म्स, एफ की हमें डायमेंशन पता है। तो यहां जैसे ही म्यू नॉट निकालने जाओगे, फोर्स की लिखी MLT-2, और ये एम्पियर, ये नीचे आ जाएगा तो ये एम्पियर का स्क्वायर। अब ये वैल्यू हो गई MLT-2 और A-2। अब किस्मत से पहले वाला ही सही हो गया है, इसलिए बाकी निकालने की आपको जरूरत नहीं है। किस्मत से, क्या मालूम ये सेकंड था कि थर्ड था। अब इस तरह मैं फिर भी निकाल देता हूं, क्योंकि इस बार तो पहले ही दे दिया तो उन्होंने, बात की बात है। अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रिक बात करूं परमिटिविटी की, एप्सिलॉन नॉट की, तो उसके लिए रिलेशन इस्तेमाल कर लो, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। इससे क्योंकि आप यहां पर म्यू नॉट निकाल चुके हो, तो एप्सिलॉन नॉट निकालने जाओगे तो 1 म्यू नॉट, इसको नीचे लिख लो, MLT-2 A-2। और ये c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इसे लिखा जाता है LT-2 का स्क्वायर। अब ये आप इसको एडजस्ट करिए, तो यहां m नहीं है तो m तो हो जाएगा -1, और l ये आ जाएगा स्क्वायर, ये l की पावर -3। चेक कर लेना दुरुस्त है वैसे, -4 और -6 आ गई। ये हो जाएगी -4 टाइम में, और -6 और A+2 आ गया। तो ये -2 की जगह ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये T2 है। ये कुछ एक्सप्रेशन यहां बनेगा, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा दुरुस्त है कि नहीं, निकालना है सही कुल मिला के ये। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, इसका भी ट्रिक ये बता देता हूं आपको। तो आप क्या करिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। पहले आपको एल निकालना पड़ेगा, एल याद कर लीजिए, याद कर पाइए तो। एल कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए, ये एक आप पढ़ते थे ना, एनर्जी होता है ½ LI², इससे जल्दी निकलेगा। अब एल निकालने गए तो ये वर्क डन हम आप जानते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ML²T-2, और ये I² यानी A² नीचे, तो ये वैल्यू हो जाएगी ML²T-2 A-2। ये अभी ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा तो आपका फाई आ जाएगा। कहने मैंने तरीका बताया, क्योंकि अगर आप बी वगैरह को इन्वॉल्व करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को, तो ये डायमेंशन निकालना काफी खतरनाक सौदा हो जाएगा आपके लिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैकेनिक्स की जो वेरिएबल्स आप याद रखते हैं, फोर्स है, पावर है,
वर्क डन है, एनर्जी है, मतलब इन सब के टर्म में लाने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो वो याद रहते हैं, फटाफट सवाल बन सकता है। ये कहना चाह रहा था। अगर बी को इन्वॉल्व कर देंगे, बी बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब कहीं पर अगर जैसे ये निकालना था म्यू नॉट, बायो सावर्ट लॉ में भी मैग्नेटिक फील्ड आता, वहां भी म्यू नॉट होता है, उससे निकालेंगे तो परेशान हो जाएंगे आप, ये कहने का मतलब था। खैर, टॉपिक नंबर 4, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इस पे मणिपुर 2023 में सवाल आया हुआ है। The variation of susceptibility psi with absolute temperature T for paramagnetic material is represented as। अब ये जानते हैं क्यूरीज लॉ है। क्यूरीज लॉ जो होता है वो, क्यूरीज लॉ ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये इस तरह का ग्राफ इसमें बनता है। मतलब इनका जो लॉ था वो साइएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये साइएम दे दो, ये टाइम दे दो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर सॉरी, और ये इस तरह से ग्राफ चला जाएगा ये यहां पर। तो इस सवाल के हिसाब से कौन सा ग्राफ मिला इसमें, तो इसमें तो अच्छा ये सॉरी, अब ये होता है यहाँ पे देखिए 1/t है, तो 1/t को अगर एक फंक्शन आप ले लोगे तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? इसको मान लीजिए y, यहाँ पे देखिए आपको बताएं जिससे कंफ्यूज ना, थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ। तो इसको 1/t को अगर हम y मान लें तो ये क्या हो जाएगा, साइएम इज प्रोपोर्शनल टू y बेटा, है ना। अब यहां पर आपने साई या साइएम देखा है, रखा है, और इसको इसको हमने y कह दिया। y मतलब हमेशा इधर y लिया जाए, ऐसा ना पकड़ के चलना, ये कंफ्यूज हो जाओ। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये ओरिजिन से जा रही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, आंसर सी, क्योंकि यहां पर 1/t लेकर सवाल को परफॉर्म किया गया है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, ये क्यूरीज लॉ के साथ साथ एक क्यूरीज वेस्ट लॉ या मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ भी होता है। वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। मैं आपको याद दिला देता हूं। तो फॉर इसलिए क्योंकि सवाल केवल करना मकसद नहीं है, आपको ऐसा कराना है कि आप 10 सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर करके कर लें। तो फॉर फेरोमैग्नेटिक को मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ लगता है, उसमें साइएम और टेम्परेचर, ये साइएम की वैल्यू लिख दो, और कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, व्हाइट कलर लेते हैं। ये कन्वेक्सिटी यहां पर चेंज हो जाती है, ऊपर बढ़ा दिया हमने, तो यहां पर ये कुछ यहां पर चेंज करो और ऐसे घुमा दो। तो जिस पॉइंट पे चेंज होती है ये पॉइंट होता है T बराबर TC, है ना। और ये क्या है, क्यूरीज वेस्ट लॉ या मॉडिफाइड क्यूरी लॉ, मॉडिफाइड CL लिख देते हैं, क्यूरीज लॉ। बात समझ में आई ना। ये फेरोमैग्नेटिक, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये क्यूरीज टेम्परेचर होता है, जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज होता है। जब आप गरमाना शुरू करोगे तो फेरोमैग्नेटिक पैरा में चेंज हो जाता है। ये कहानी इसकी है। मेरे ख्याल से आप ये पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। आइए सवाल करते हैं अगला। 2024 का ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। लिखा मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 डायमैग्नेटिक। अब यहां देखिए सब्सटेबिलिटी अधिकतर हर जगह सब्सटेबिलिटी है। डायमैग्नेटिक की सब्सटेबिलिटी निगेटिव होती है। खट से देखिए, पकड़ लीजिए, ये निगेटिव, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो ये पहले का जो मैचिंग है वो बी से होनी चाहिए। तो मैं ऐसे बनाता हूं बी, यानी कि पहले की मैचिंग बी से। देखिए कौन कौन हो रहा है। जब भी ऐसे सवाल आए तुरंत जो ऑप्शन है उसको चेक कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक ही बार में सही हो जाता है। तो ये पहले का, ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों सही हो सकते हैं। अभी 2 ऑप्शन बचे हैं। ट्रेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक की बात की जाए तो फेरोमैग्नेटिक का जो साई होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो फेरोमैग्नेटिक का साई बड़ा होने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये सेकंड वाले का ऑप्शन सी है। तो सेकंड वाले का देखिए सी है, यानी कि यही वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये साई का मतलब होता है सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ द मटेरियल, है ना। अब सब्स्टिट्यूबिलिटी का सिंपल मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए निकलती होंगी धूप में निकले कोई, जैसे हमें सेंसिटिविटी है सन की, तो याद आ गया। जैसे कोई धूप में मैं निकलूं धूप में, तो मुझे तुरंत क्या है, रैशेस हो जाते हैं और खुजली होने लगती है। फिर वो डॉक्टर को दिखाकर 5-7 दिन 10 दिन क्रीम व्रीम लगानी पड़ती है ठीक करने के लिए, सन एलर्जी है। कोई ऐसा हो सकता है जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, वो धूप में दिन भर खेलते हैं, कुछ नहीं होता अधिकतर, जिसको होगा वो खेल ही नहीं पाएगा। तो वो सन को लेकर बिल्कुल बहुत कम सेंसिटिव है। तो यही चीज मटेरियल्स में होती है,
कि जो मटेरियल है अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लेकर ज्यादा चेंज मार रहा है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ज्यादा सब्सटेबिलिटी हाई हो जाएगी, और कुछ नहीं उखड़ रहा उसका तो सब्सटेबिलिटी लो हो जाएगी। सिंपल सी ये बात है। तो उसको कोई भारी भरकम ना बनाइए, बड़ी सरल चीजें होती हैं, अपनी लाइफ से लिंक करके पढ़ेंगे तो बहुत याद भी रहेगा और मजा भी आएगा। खैर आप समझ गए होंगे। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का साई पॉजिटिव होता है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव होता है, जो कि आप डी से मैच कर सकते हैं, बता ही देते हैं। नॉन मैग्नेटिक का जीरो, ये यही बचा रह गया, इसको जीरो कर दो। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब ये रीटेस्ट 2024, अब इसमें इन्होंने क्या किया था, कभी कभी एनटीए वाले ये सिंबल गलत यूज कर लेते हैं या वो दे देते हैं कि समझो, यहां पर यही कांड किया है। अब दिखाता हूं। द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, all symbols carry their usual meanings and epsilon is a small positive number। अब इन्होंने ये तो बोल दिया, लेकिन ये जो H होता है नॉर्मली ना, ये होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो कि यहां पर ये मीनिंग नहीं लिया है। ये सवाल थोड़ा सा, ये बदमाशी इनको करनी नहीं चाहिए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, अब इसको गहरा इतना आप समझ लीजिए। और ये जो क्यों मैं और बोल रहा हूं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अगर सोलेनोइड की बात करें तो एनआई के बराबर होता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिटलेस होता है, आप जितनी करंट दे दीजिए। और यहां पे लिमिटिंग वैल्यू फिट करी है, तो ये एच तो नहीं हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये एच की जगह इन्होंने क्या लिया, म्यू आर लिया। ये भाई साहब कांड करके बैठे। तो यहां पर हमको समझना है, समझना क्योंकि एक अच्छी बात नहीं है, लिख रहे हैं यूजुअल मीनिंग, लेकिन इन्होंने इसको म्यूआर पकड़ के सवाल को करने की बात कही है। क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने रीजन भी बताया। क्योंकि एच को अगर हम यूजुअल सिंबल को पकड़ के चलें तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगा, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिटलेस होता है। तो ये जितने भी ये जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो लॉजिक लेस हो जाएंगे, लॉजिक ही नहीं बनेगा उसमें। खैर आप मेरे ख्याल से पकड़ लिए होंगे। अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। पहला वाला सही है, म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से छोटी होती है डायमैग्नेटिक में। हमें तो पकड़ना है जो इनकरेक्ट है, तो ये टिक नहीं करेंगे। सेकंड वाला भी सही है, निगेटिव सब्सटेबिलिटी होती है। अब इसमें देखते हैं, ये जो एच को अगर म्यू आर पकड़ो तो बी ऑप्शन सही है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कलर थोड़ा बदल लेता हूं। जैसे लिखिए फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसमें पहली चीज जो साई की वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है, -1 से 0। ये ऑप्शन, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, म्यू नॉट से छोटा होता है डायमैग्नेटिक के लिए। अब आप रिलेशन एक और जानते हैं, वैसे तो याद रखना चाहिए आपको, 1 + साई m है ना। अब 1 + साई m करेंगे तो ये लिटिल पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो म्यू आर क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इसी को हम बात कर रहे थे कि ये ऑप्शन सही है। बचा ये डी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये देखिए इससे मिसमैच कर रहा है, 1 से बड़ा और एप्सिलॉन से जरा सा बड़ा। तो ये सही है, क्योंकि यही इनकरेक्ट है इसलिए सही, क्योंकि इनकरेक्ट यहां पर हमें पकड़ना था। तो ऑप्शन नंबर डी है। और मैंने यहाँ जबरदस्त ये क्लियर भी किया, ये यहां पर गड़बड़ की है इन्होंने, है ना। ऐसी गड़बड़ ये कभी कभी कर देते हैं। तो हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा आ जाए तो हिम्मत बनाए रहें, मतलब आप पकड़ लिए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा अब आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो नीट का टॉपर रहता है, जिनको सिलेक्शन चाहिए, वो कभी भी ये 3 रिसोर्स नहीं छोड़ते हैं। 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज हर बंदा करेगा, नीट का टॉपर करेगा। नीट का टॉपर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स भी पूरे लगाएगा। साथ में जो एग्जाम्पलर आपकी एनसीईआरटी है उसके एमसीक्यू भी लगाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 2 टाइप के एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू टाइप 1 और एमसीक्यू टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, जैसे नीट में आते हैं। और टाइप 2 जो होता है वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि यहां मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो हर ऑप्शन को आपको इवेलुएट करना पड़ता है, कौन सही कौन गलत। तो ये 4 सवाल के बराबर हो जाता है ये एमसीक्यू टाइप 2। तो आपकी तगड़ी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि कोई भी ट्विस्ट आया तो आप संभाल लेंगे। तो जब नीट का टॉपर इसको कुछ नहीं छोड़ रहा, इन 3 रिसोर्सेस को, तो आप क्यों छोड़ेंगे, आप भी लगा मारिए। और अच्छी बात क्या है कि इन तीनों में क्वेश्चंस अगर काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 1294 क्वेश्चन ही हैं।
अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप डेली 50 क्वेश्चन लगाने लगे तो 22-23 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा, 24 दिन के अंदर, है कि नहीं? तो 22-24 दिन के अंदर इसको लगा सकते हैं। तो उसी में सपोर्ट करने के लिए मैंने कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण। मैंने खुद ये सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं आसान भाषा में, किसी से रिकॉर्ड नहीं, खुद रिकॉर्ड किया है आपके लिए। तो नीट संपूर्ण से जो बच्चे मदद लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की करना चाहते हैं, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां पर आपको नीट संपूर्ण मिलेगा, लेकर लगा मारिए, जिससे औरों से आप आगे हो जाइए, नीट में सिलेक्शन पक्का कीजिए और गवर्नमेंट सीट भी पक्की कीजिए। फिजिक्स को अपना कंपेनियन बनाइए, ऑब्स्टेकल नहीं कि आपका सिलेक्शन रोक दे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि क्या मैं वाकई आपको आसान भाषा में समझा पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि मैं हर बार क्लेम करता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, तो इसमें दम है कि नहीं, सच्ची बात है कि नहीं, वरना मैं और कोशिश करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।